हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज नॉलेज थ्रू क्वेश्चंस का सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूं मैं। हमारे KTQ सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इसमें भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक सर्वे की बात करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। और इसकी बात करें, है क्या इकोनॉमिक सर्वे, कौन पब्लिश करता है इसको हम बाद में देखेंगे, पर है क्या ये। अगर इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट है जो रिव्यू करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो पिछले साल हुआ होगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो हमारी कंट्री चैलेंजेस फेस कर रही है या आगे आने वाले फेस कर सकती है, उसका एक लेखा जोखा बेसिकली होता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और इसको बनाता कौन है, प्रिपेयर कौन करता है, तो इसको प्रिपेयर करने का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और ये किसके गाइडेंस में होता है, तो अगर गाइडेंस की बात करें, ठीक है, गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर होता है, यानी ये इसको गाइड करते हैं बनाने में। और प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर का बात करें तो प्रिपेयर ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। और ये किसके अंदर आता है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, ये हमारा था पहला। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, यानी ईयर ड्रम के दोनों साइड प्रेशर को बैलेंस कौन करता है। तो हमारे ऑप्शंस भी इस तरह से हैं, ये चारों ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इसमें से जो है अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग काम होते हैं। जैसे कॉक्लियर नर्व जो है, इसका काम है, नर्व जो है ये बेसिकली ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, तो कॉक्लियर नर्व का काम बेसिकली है ये ट्रांसफर करता है ऑडिटरी इंफॉर्मेशंस को, कहां, ब्रेन तक। यानी ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये कॉक्लियर नर्व का है। फिर मिलिस एक हड्डी होती है, ठीक है, कान की हड्डी, और इनकस या इंसस, ये दोनों जो है कान की हड्डी है। इनका काम बेसिकली जो ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है, साउंड वेव्स को सुनने के बाद जो ईयर ड्रम वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है, इसको ट्रांसमिट करने का काम होता है। ठीक है, इन दोनों का, बी और सी वाले ये दोनों कान की हड्डी हैं, इन दोनों का काम बेसिकली वाइब्रेशन प्रोवाइड करना होता है। तो पहले वाले काम ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, और बाकी जो बी और सी ऑप्शन है उनका भी काम एक तरह से वेव को ही ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो यहां रह गया प्रेशर, यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है यूस्टैकियन या यूस्टैशियन ट्यूब जो है, इसका काम क्या है, ये बैलेंस करता है बेसिकली। ठीक है, इसी का काम है बैलेंस करना, दोनों साइड के ईयर ड्रम के दोनों साइड जो प्रेशर होते हैं उनको बैलेंस करना। हमारा तीसरा क्वेश्चन है लूसीफर इज अनदर नेम फॉर द प्लैनेट, यानी किस प्लैनेट का दूसरा नाम लूसीफर है। अब देखो, ये कई नाम जो हैं ये रोमन जो गॉड्स होते हैं उनके हिसाब से लिया गया है। तो ये जो इसका आंसर होगा, एक्चुअली लैटिन में लूसीफर का मतलब होता है लाइट बियरर, ठीक है ना, टॉर्च बियरर, लाइट ब्रिंगर, सॉरी, क्या होता है, लाइट लाने वाला। और लूसीफर जो है इसको रोम में एक गॉड माना जाता है जो कि टॉर्च बियरर का कहते हैं उनको। ठीक है, तो गॉड ऑफ टॉर्च बियरर, जैसे लाइट, बेसिकली लाइट लाने का काम करते हैं, इसलिए वीनस को लूसीफर नाम दिया गया है इन रोमन कल्चर। ओके, चौथा क्वेश्चन है हमारा, द डैश लेक इन गुजरात वाज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यास। अब ये देखो, पहले तो ये बोल रहा है गुजरात, ठीक है, तो बाकी पहले यहीं से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लोनार लेक जो है वो महाराष्ट्र में है। ओके, और ये माना जाता है कि कोई मेटेराइट के गिरने के कारण वहां पे खड्डा हुआ, उसके कारण वहां पे बना। ठीक है, ये पिंक कलर के भी हो जाते हैं कई इसके पानी, तो कई बार न्यूज में रहता है। देन लोकतक लेक जो है वो मणिपुर का है, बहुत फेमस। ठीक है, साथ ही साथ अब ये सुदर्शन देखने बाद में पुष्कर के बारे में पता होगा, तो ये राजस्थान में पड़ता है। ओके, एक जगह है जहाँ पे पुष्कर मेला भी लगता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बचा गुजरात
यही बच सकता है अगर एलिमिनेशन के हिसाब से जाएं। तो सुदर्शन लेक की बात करते हैं। सुदर्शन लेक बिल्कुल जो है वो गुजरात में आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसको मौर्याज ने बनाया था। और मौर्याज में किसने बनाया था? एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना, चंद्रगुप्त के टाइम पे पुष्यगुप्त करके एक इसके गवर्नर, ओके, चंद्रगुप्ता का गवर्नर पुष्यगुप्त था, इसने बनाया था। ठीक है, इसके कहने पे, चंद्रगुप्त के कहने पे पुष्यगुप्त ने बनाया था। और ये कहाँ पड़ता है? सुदर्शन लेक जो है गुजरात के गिरनार, गिरनार का नाम सुना है आप लोग? ये गिरनार में पड़ता है। ठीक है, और इसके बारे में हमें ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुदर्शन लेक के बारे में इंफॉर्मेशन हमें जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ठीक है, और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन किसका था? ये था साका किंग रुद्रदमन वन। ठीक है, साका किंग का था। ओके, रुद्रदमन ने एक इंस्क्रिप्शन यहाँ करवाया और इसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सुदर्शन लेक के बारे में कई और सवाल आते हैं। सुदर्शन लेक के बारे में सवाल ये आता है कि बनवाया किसने? तो हम तो समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था पुष्यगुप्ता के थ्रू। उसके बाद इसको रिपेयर किसने करवाया था? तो रुद्रदमन ने 150 AD में रिपेयर करवाया था। साथ ही साथ रिपेयर का काम स्कंदगुप्त को भी जाता है। ठीक है, स्कंदगुप्त आई थिंक 415 के आसपास, 415 से 455 के बीच में था, एडी में, गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने भी इसको रिपेयर करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन लेक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच सिटी इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ सरयू? देखो, अब नदियों का सवाल है, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, हिस्ट्री में हो, कुछ भी हो, आता ही रहता है। ठीक है, अब ये सरयू नदी जो है ये कहाँ से बहती है? पहले तो एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। इसमें क्या है? वाराणसी जो है वो गंगा के किनारे है। ठीक है, दूसरा कानपुर, ये भी गंगा के किनारे है। फिर इलाहाबाद भी गंगा के किनारे है। अब देखो भाई, ये तीनों गंगा के किनारे है। बच गया बी, अयोध्या। ठीक है, हमें अयोध्या नहीं पता था, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस। तो अयोध्या जो होगा वो सरयू नदी के किनारे है। ठीक है, और इंडियन माइथोलॉजी रामायण के हिसाब से राम जो है, श्री राम, और अपने समस्त लोगों के साथ यहीं से स्वर्गलोक की तरफ गए थे, देवलोक की तरफ गए थे। ठीक है, यहीं से वो देवलोक की तरफ गए थे। सरयू नदी में उन्होंने स्नान करके या डुबकी लगा के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है, क्या है? विच आर्टिकल इज फॉर पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस? अब देखो, ये हमारा जो सवाल है किसका है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी पॉलिटी का सवाल है। तो अब इसमें कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल्स याद होने चाहिए तो कर सकते हैं। तो एक चीज पता होना चाहिए, जो यूनियन है ना, पार्ट्स को याद रखो। जो 5th पार्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात है, और 5th पार्ट स्टार्ट होता है 52 आर्टिकल से। ठीक है, 151 तक। ओके, 152 था, चलो 151 तक। उसके बाद 6th आता है, इसी के बाद 152 से 153, 152 से आगे। ओके, 52, 53 जो भी है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट की बात इसमें तो नहीं होगी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है पार्ट 5 में, यानी 52 से 150 आर्टिकल के बीच में होगा। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट तो इसमें आना चाहिए। तो पहला तो हम इसको काट देते हैं। ठीक है, सी काट देते हैं, बचा ये 3। अब ये तीनों को नहीं पता तो कैसे करेंगे कि याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई और साधन है नहीं। ठीक है, तो आर्टिकल 72 जो है इसका आंसर, और आर्टिकल 72 जो है ये पार्डन की बात करता है। साथ ही साथ अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। 64 क्या करता है? 64 बेसिकली प्रेसिडेंट के लिए है ही नहीं, ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, 64 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल बी राज्यसभा चेयरमैन। ठीक है, जानते हैं ना राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारे। तो वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के चेयरमैन होंगे, ये आर्टिकल 64 कहता है। आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 गवर्नर के पार्डनिंग पावर की बात करता है। ठीक है, गवर्नर के पार्डनिंग पावर, और जो है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की बात तो 72 आर्टिकल करता है।
साथ ही साथ आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 प्रेसिडेंट की बात करता है कि प्रेसिडेंट रिमूव कैसे होंगे, प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात। और बताइए कैसे होता है रिमूवल? ये होता है इम्पीचमेंट के थ्रू, ठीक है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, इसके थ्रू प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और ये थे इसके सारे ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। बायोलॉजी का सवाल है कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? क्या लंग्स होता है, हार्ट होता है, ब्रेन होता है, बोन मैरो होता है? नहीं, इसका आंसर बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो एक्चुअली वहीं पे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आरबीसी के बारे में अगर कुछ जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आरबीसी के बारे में, कि ये ब्लड सेल्स का 90% जो ब्लड सेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये 90% आरबीसी होता है। जैसे कि एक और चीज देख लो, जो ब्लड होता है बेसिकली, है ना, उसमें 55% के आसपास प्लाज्मा होता है। आजकल तो प्लाज्मा सबको पता होगा, प्लाज्मा थेरेपी नाम सुन के। बाकी जो 45% बच जाता है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। सवाल कई बार आया हुआ है, जैसे कि सीएपीएफ में भी 2018 में आया था सवाल, ठीक है। ऐसे आया था कि सबसे ज्यादा कौन होता है, तो इसका क्रम बताओ। तो अगर क्रम बताना हो तो आरबीसी सबसे ज्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, फिर तुम्हारा डब्ल्यूबीसी होता है, ओके। यहाँ आरबीसी की बात हो रही थी, तो आरबीसी कैसे होगा? आरबीसी के बारे में क्या जानना था? तो ये जो ब्लड सेल 45% जो था ना, उस 45% में बेसिकली 90% जो होगा वो आरबीसी का होगा। और इसकी सेल लाइफ जो होती है, यानी आरबीसी की जो सेल होती है उसकी लाइफ बेसिकली होती है लगभग 120 दिन तक, ठीक है। यानी 120 दिन तक इसके एक सेल की लाइफ होती है। वहीं डब्ल्यूबीसी की 4 से 5 दिन होती है बस, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है, ये हमें बता ही दिया, प्रोडक्शन, राइट। साथ ही साथ प्रोड्यूस होता होगा तो कहीं तो मरता ही होगा। अगर 120 दिन डेड लाइफ टाइम है तो कहीं मरता होगा। तो ये स्प्लीन एक जगह है, ठीक है, एक ऑर्गन है, उसमें जाके मतलब डाई करता है। तो ये जो है ना, इसी स्प्लीन को हम कई बार एसएससी में सवाल आता है कि ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं ऑफ आरबीसी। तो इसका दूसरा नाम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। यानी मोस्ट ऑफ दी आरबीसी जो है वो स्प्लीन में डाई करता है, अदरवाइज जो कुछ बच जाते हैं वो जाके लिवर में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आरबीसी। हाँ, आरबीसी को रेड कलर कौन देता है? रेड कलर जो होता है वो किस कारण से होता है? तो एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, नाम सुने होंगे। यही पिगमेंट जो है इसी के कारण जो है रेड कलर होता है आरबीसी का, ठीक है। ठीक है, ये था क्वेश्चन 7वां। इसका आंसर है डी, बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज द एथेंस ऑफ द ईस्ट? अब देखो यार, एथेंस किसकी सिटी है? ग्रीस की है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? याद होगा, पहला फर्स्ट ओलंपिक एवर, कभी भी फर्स्ट ओलंपिक जो खेला गया था, ये 776 BC आई, पर डेट देख लेना इसको। फर्स्ट जो पहला कभी ओलंपिक खेला गया था 776 BC में। सेकेंड टाइम जब ये दोबारा स्टार्ट हुआ, बाद में ये बंद हो गया था, फिर बाद में दोबारा स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ था 1896 में, ठीक है। 1896 AD में स्टार्ट हुआ था, यानी आज से ज्यादा 150 साल पहले, ठीक है। और ये दोबारा स्टार्ट भी वहीं एथेंस में ही हुआ था, ठीक है। तो एथेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में एथेंस किसको कहा जाता है, किस सिटी को कहा जाता है? तो याद रखना, ये एक फैक्चुअल सवाल है, इसका जवाब मदुरई है। मदुरई को हम कहते हैं एथेंस ऑफ ईस्ट। क्यों कहते हैं ऐसा? इसलिए क्योंकि जो आर्किटेक्चरल यहाँ की है, ठीक है, आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के कारण, यानी आर्किटेक्चर की ब्यूटी के कारण, यहाँ के कल्चर के कारण, जो कल्चरल हेरिटेज है यहाँ पे, एंड कल्चरल हेरिटेज, ओके। ये हुई बात। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इसको याद करना, ये एक फैक्चुअल सवाल है और पूछ दिया जाता है, देखो पूछा ही हुआ है एसएससी CGL 2019 में। अब अगला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ? तो
ये जो सवाल है ये कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन कौन सा आर्टिकल बताता है। अब यहाँ पे हमें तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, और नहीं याद तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं बता सकता हूँ, ह्यूमन बॉडी की कॉन्सेप्ट। लेट्स अज्यूम दिस, ये बॉडी है, और बॉडी होता तो पैर पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है पैर, तो दिस अज्यूम्स इक्वालिटी, है ना, दोनों बराबर हैं, दोनों पैरेलल हैं, तो इक्वालिटी को बताता है। यानी आर्टिकल 14 से शुरू कर रहे हैं हम, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 14 to 18, यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, और ये अक्सर सवाल पूछता है इनके बीच में। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं, पैरों से। तो पैर 14 आर्टिकल क्या कहता है, इक्वालिटी। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी आती है दिस वन, दिस डिटरमाइन सेक्स, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये इसी के कारण हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, कि ये बॉय है या गर्ल है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। यानी ये 15 आर्टिकल था। दिस पार्ट इज स्टमक। अब स्टमक जो होता है, कहते हैं ना पापी पेट, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, तो स्टमक है, तो यहाँ काम की बात होगी, तो अपॉर्चुनिटी इन जॉब, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी के लिए जितने भी जॉब वगैरह है उसके रिजर्वेशन की बात करेगी, ठीक है। ये 16वें आर्टिकल में होगा। यानी मतलब रिजर्वेशन नहीं, कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ये जितने भी दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके लिए वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पे कुछ एग्जाम्पल वो एक्सेप्शंस भी हैं, 15 और 16 में एक्सेप्शन क्या है, रिजर्वेशन, ठीक है। ये हुआ, यहाँ समझ गए। देन कम्स हैंड, हाथों से छूना काम होता है, तो 17वां आर्टिकल होगा अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी का काम 17वें को हम याद कर सकते हैं। देन कम्स हेड, ठीक है, हेड यानी टाइटल जानते हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 कहता है, तो इस तरह से याद कर सकते हो, एक तरीका याद करने का। हाँ, तो इस वाले ऑप्शंस में देख लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, इतना याद रहना चाहिए बस, प्रोहिबिशन, ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इतना आजकल रोज न्यूज में सुनते रहते हैं हम लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, दिस कम्स अंडर आर्टिकल 19। 25वां कहता है कि भैया तुम यहाँ पे हो, तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम चाहे धर्म को मानो ना मानो, जिसको जिस धर्म को मानो, यानी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस एंड प्रैक्टिस प्रोफेस एनी रिलीजन, ये जो है वो आर्टिकल 25 कहता है। तो अब बात आई, याद करो मैंने अभी वो बताया था, उसमें आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ओके। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कहता है, मीथेन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक बट फ्लेमेबल गैस, व्हाट इज कॉमन नेम, ठीक है। तो मीथेन के बारे में बात कर रहा है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, है ना। तो इसको हम, ये बेसिकली सड़े गले चीजों से आता है, हाँ, यानी जहाँ पे मान लेते हैं प्लांट्स है, वहां सड़ रहे हैं या पानी में है, तो वहां से आएगा, मतलब बेसिकली प्रोड्यूस होगा सड़े गले चीजों से, और ये इसी को मार्श गैस भी कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो मार्शी लैंड होता है ना, वहां से भी ये प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का, इसलिए मार्श गैस भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मीथेन को पूछा ही जाता है, लगभग पूछा जाता है। ब्लू विट्रोल क्या है, ब्लू विट्रोल एक केमिकल कंपाउंड है, किस चीज का, कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रोल भी कहते हैं। लाफिंग गैस क्या है, बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस कहते हैं, इसके इनहेल के कारण लोग हंसने लग जाते हैं। यही है कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, इसका आंसर जो है वो डी है, ये याद रखना। देन कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11th वन। यहाँ पूछ रहा है ज़ेरोफ्थेल्मिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। अब ज़ेरोफ्थेल्मिया है क्या, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली एक कंडीशन है जिसमें आंखें जो है सूख जाती हैं, ड्राइनेस हो जाता है, ठीक है ना, ड्राइनेस ऑफ आई। और ये क्यों होगा, यानी आंसू नहीं बनेंगे, है ना, यानी आंसू के ना बनने के कारण ड्राई हो जाएगा। तो ये किस विटामिन के कारण होता है, eyes fails to produce what, tears, आंसू बनाना बंद कर देता है। तो वही एक केस है ज़ेरोफ्थेल्मिया। ये एक्चुअली विटामिन ए के कारण होता है, ठीक है। चलो विटामिन सी के कारण क्या होता है, मोस्ट कॉमन स्कर्वी, नाम सुना ही होगा, एग्जाम में कई बार पूछता है।
ब्लड क्लॉटिंग जो है वो इफेक्ट हो जाती है, यानी के अगर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन के की तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो कम हो जाएगी। ओके, इसका जाएगी के इज रिकेट का नाम दिस रिकेट, ठीक है, दिस वन। नाइट ब्लाइंडनेस फ्रॉम ए, नाइट ब्लाइंडनेस अगर डेफिनेशन से देखें नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, और इन्फेक्शन होने के भी जो है तादाद बढ़ जाते हैं जब डेफिनेंसी ऑफ ए हो जाए, सरफलनिया तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इन सारे, देखो विटामिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच सिचुएशन वेजेस एंड प्राइजेस चेज ईच अदर एट वेरी क्विक स्पीड। ये तो इकोनॉमिक्स का सवाल आ गया भाई, इकोनॉमिक्स का सवाल है, इसको जानना जरूरी है कैसे क्या होता है। देखो इसको पहले एक एक डेफिनेशन को जानते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? देखो डिसइन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं होता कि इन्फ्लेशन मतलब दाम जो है वो बहुत कम हो जाए, ये ऐसा कुछ नहीं है, यानी लागत से भी कम नहीं हो जाएगा। डिसइन्फ्लेशन का बेसिक मतलब है कि इन्फ्लेशन होने के रेट में कमी, है ना, कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए। जैसे पहले इन्फ्लेशन रेट बढ़ रही थी 5%, ठीक है, 5% इन्फ्लेशन रेट था, अब वो धीरे धीरे कम, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस, यही है डिसइन्फ्लेशन बेसिकली। अब डिसइन्फ्लेशन जो है तो हम बता दिया क्या है, स्लोइंग ऑफ पेस ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। साथ में री इन्फ्लेशन क्या है? री इन्फ्लेशन जो है एक पॉलिसी है, रिफ्लेशन जो है, रिफ्लेशन जो है ये एक पॉलिसी है जो डिजाइन किया जाता है किसके लिए, यानी बनाया जाता है किसके लिए, टू कर्ब इफेक्ट ऑफ डिफ्लेशन। ये जो डिफ्लेशन होता है ना उसके लिए, डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस का बहुत तेजी से गिरना, ठीक है ना, जैसे प्राइस का इंक्रीज करना इन्फ्लेशन होता है, प्राइस का बहुत तेजी से गिरना डिफ्लेशन होता है। तो डिफ्लेशन को रोकने के लिए जो पॉलिसी इस्तेमाल की जाती है, यानी इट्स अ पॉलिसी टू कर्ब डिफ्लेशन। ओके, तो ये कैसे किया जाता है? सरकार जो है स्पेंडिंग बढ़ा देती है, ठीक है, सरकार जो है वो अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है। जैसे पिछले साल हमने देखा था सरकार इतने सारे 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आई थी समथिंग, तो वो बेसिकली जो है वो यही था, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा देती है। स्टैग्फ्लेशन क्या होता है? देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, ठीक है, एक केस जब अनएम्प्लॉयमेंट, आज का केस देख लो, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़े और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ना हो, ग्रोथ भी जो है वो डिक्रीज करे, है ना, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ हो ना वैसा ही रहे या डिक्रीज ना करे तो भी रहे, लेकिन सिर्फ स्टैग्नेंट रहे, स्टैग्नेंट ग्रोथ रह जाए, तो उसे कहेंगे स्टैग्फ्लेशन। बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो नहीं रही है उसी को कहते हैं स्टैग्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इसका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि भैया बहुत तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, ठीक है, रैपिडली राइजिंग इन्फ्लेशन। ओके, तो यही इसका आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। भैया इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट है, हमें पहले सारे सेक्टर पता होना चाहिए, सारे सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन, जहां पे भी प्रोडक्शन होता है ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। देखो प्रोडक्शन तो सेकेंडरी सेक्टर में भी होता है, लेकिन यहाँ रॉ मटेरियल हो रहा है फर्स्ट में। जैसे एग्रीकल्चर ले लो, फिशिंग ले लो, ठीक है, लॉगिंग ले लो, या तो तुम माइनिंग ले लो, माइनिंग इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर। ओके, माइनिंग एक प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी क्या होता है? जब रॉ मटेरियल को, अगर इसको करें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में बनाता है जो भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री, ठीक है, उससे कहेंगे सेकेंडरी सेक्टर। जैसे जितनी भी बाकी चीजें हैं जो मान लेते हैं पेन बनाने की, तो प्लास्टिक तो कहीं और से बन के आ रही है, वो पेन बना रहे हैं वहां पे, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी सारी हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। टर्सरी सेक्टर होती है सर्विस सेक्टर। अब एक बात बताओ कि बैंक जो होता है वो क्या करता है? हमें कुछ बना के दे रहा है क्या? पैसे छाप के दे रहा है? नहीं, मतलब बेसिक मतलब कहने की बात है कि वो क्या करता है, तो सर्विस दे रहा है तुम्हें, तो सर्विस जो दे रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा। तो बैंकिंग कम्स अंडर टर्सरी सेक्टर। ओके, तो ये था, ये इतना ध्यान रखना, ये सेक्टर वाइज सवाल बैंकिंग और सीजीएल वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं।
Then comes what is other name of Galileo's law of falling body? ये सिंपल सा सवाल है, इसको बस याद रखो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है उसी को कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा क्या इच्छा होगी जान के इसमें। The next question is the Vedic civilization in India flourished along the river। भाई देखो, वैदिक सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे फ्लरिश हुआ, तो ये तो हमें अगर मान लेते हैं, बाई चांस हमें नहीं पता, ठीक है, तो कोशिश करते हैं। नर्मदा कहाँ, नर्मदा देखो, चलो ये इंडिया का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये चलो इंडिया का मैप बना लिया, तेरा मेरा। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ से तापी निकलता है, ओके, दिस वन गोदावरी। अब ये हमें पता है क्या, इसका नाम है नर्मदा, तापी, दिस इज गोदावरी, ठीक है, हमें पता नहीं इसका, लेकिन हमें एक आइडिया है कि ये आसपास कहीं यहाँ था, बीच में इधर नहीं आया था, इधर फ्लरिश नहीं हुआ था, ये नॉर्दर्न इंडिया में ही कहीं था, ठीक है ना। वैदिक सिविलाइजेशन जो फ्लरिश हुआ था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हटा के ना वैदिक सिविलाइजेशन आया था, तो हड़प्पा यहाँ पे था, इस वाले एरिया में था, तो वहां से इस वाले एरिया में हड़प्पा था, वहां से आया होगा, तो मान लो इसी एरिया में कहीं फ्लरिश किया होगा। इस एरिया में फ्लरिश किया, हमें नहीं पता कौन सी नदी है, लेकिन बाकी नदियों का हमें पता है कि नर्मदा जो है वो नीचे आता है, पेनिनसुलर रिवर है, काफी पेनिनसुलर रिवर है, ये बचा कौन सा, सरस्वती, तो भैया सरस्वती जो है ना इस वाले पोर्शन पे यहाँ पे था, ठीक है। यानी वैदिक सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे फ्लरिश हुआ, तो इसका आंसर है सरस्वती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है कि द प्रेसिडेंट सीट कैन बी लेफ्ट वैकेंट फॉर हाउ मच ड्यूरेशन। भाई एज सच ऐसा तो लिखा नहीं, कैसे लिखा है, लिखा ये गया है कि अगर प्रेसिडेंट की सीट किसी कारणवश खाली हो जाती है तो वहां क्या होना चाहिए, वहां पे जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल इलेक्शन होना चाहिए। और अगर इलेक्शन, और वो कब तक, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है 6 महीने तक हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद मत कराना इलेक्शन। ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करा लो, तो इसका आंसर ए, ठीक है। बेसिकली ये चीज क्या कहा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है क्या, है ना, एक फॉर्मूला देख लो इसका, CaSO4.2H2। एक तो डाइहाइड्रेट है ये, एक आता है CaSO4.12H2, यानी इसी को अगर हीट कर दिया जाए पहले वाले को तो ये बन जाता है। अब ये दोनों के बारे में सवाल डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या है, तो जिप्सम है ना, डाइहाइड्रेट, जहां पे 2 हाइड्रेट हो, यानी वाटर मॉलिक्यूल 2 हो, वो जिप्सम बन जाता है। वहीं अगर उसको हीट करने के बाद उड़ जाए उसके मॉलिक्यूल्स और हाफ हाइड्रेट ही बच जाए, यानी इसको हेमी हाइड्रेट कहते हैं, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। ये दोनों पे सवाल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको जरूर ध्यान रखना, लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। हाँ, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। भाई ये जो है मेंबर ऑफ राज्यसभा है ना, राज्यसभा के मेंबर के, ये 6, इसका टर्म जो होता है ना वो 6 ईयर्स का होता है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं वो हर 3 साल, मतलब 1/3 मेंबर हर दूसरे साल, 1/3 मेंबर इन एवरी सेकंड ईयर, एवरी सेकंड ईयर रिटायर करते हैं। कहने का मतलब है इसी कारण से किसी भी एक पार्टी की मेजॉरिटी पॉसिबल नहीं हो पाती राज्यसभा में। जैसे लोकसभा में मेजॉरिटी पॉसिबल हो जाती है, 5 साल बाद इलेक्शन हुआ, सारे एक ही पार्टी के मान लो आ गए, तो बस हो गया। पर राज्यसभा में ऐसा हो जरूरी नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पे ये प्रोविजन रखा गया है कि 1/3 मेंबर, जैसे कि मान लेते हैं 9 मेंबर टोटल, 9 में से 3 मेंबर, अब 9 मेंबर की वैसे 6 साल की टेन्योर है, लेकिन यही है कि ऐसे अलग अलग टाइम पे आते हैं, इसलिए इनके टेन्योर अलग अलग हो जाते हैं, मतलब 6 साल ही रहते हैं, पर हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं और फिर नई इलेक्शन होती है हर दूसरे साल, इसलिए मेजॉरिटी नहीं आ पाती, इतना याद रखना। और हाँ, मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए कितनी एज चाहिए, एज रिक्वायर्ड इज 30 ईयर्स। भैया 30 ईयर्स चाहिए,
विधान परिषद में भी 30 ईयर्स चाहिए, याद करो पिछले लेक्चर में बताया था। चलो, यानी इसका आंसर क्या था? 18वें का आंसर डी, 6 ईयर्स। ठीक है ना, आंसर क्या था? 6 ईयर्स। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड। अगर किसी ने स्पेशल ऑप्स देखा होगा तो स्पेशल ऑप्स में जब पकड़ने जाता है उसमें जो टेररिस्ट होता है तो वो उसी एरिया में छुपा होता है, वहीं पे बोलता है कि भाई ये तो एशिया का लार्जेस्ट होलसेल मार्केट है स्पाइस का, यहाँ पे उसको कैसे ढूंढेंगे वगैरह वगैरह। तो बेसिकली एक रेफरेंस दे रहा था, तो समझ आ गया वो कहाँ पे होगा कि ये दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में एक जगह है खरी बावली, इसको एशिया का लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, मिसलेनियस सवाल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ही होते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, 20वां क्वेश्चन, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अबॉलिशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सारे बताए कि 1 से मतलब 14 से 18 के बीच में बताए थे कहानी, वो मेन वाला। अब यहाँ से तुम लोग खुद ही देख लो क्या होना चाहिए। 14, 15, 16 और हाथ यानी 17। तो 17 आर्टिकल क्या बोल रहा है? हाथ की अनटचेबिलिटी यानी ऑप्शन बी। ओके, तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। फिर अगले किसी सेशन में अगले फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। चलिए, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और हमें मोटिवेट करते रहिए इसी तरह लाइक सब्सक्राइब करके, और इसको जितना जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू।